शहबाज शरीफ साहब का महंगाई मार, गज़ब किया जो तेरे वादे पे एतबार किया। अस्सलाम वालेकुम, सदाकतनामा में खुश आमदीद। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत को अगर देखा जाए तो एक बार फिर महंगाई जो है वो आसमान से बातें करने जा रही है। पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली की कीमत फ़ी यूनिट 8 रुपये महंगी हुई, इसी तरह कुकिंग ऑयल घी ख़ास तौर पर महंगे हुए। एक आम आदमी कितना मुतासर हुआ और कैसे सफ़र कर रहा है, जो एक दिहाड़ीदार है वो कैसे गुजारा करेगा, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमने मदऊ कर रखा है, मईशत के माहिर हैं, सियासी तजियाकार भी हैं, कालम निगार भी हैं, बहुत सारी खूबियों के मालिक हैं, जनाब डॉक्टर फ़र्क सलीम साहब। सर खुश आमदीद, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो सर यही बताइएगा कि मईशत के भी माहिर हैं, आपकी गहरी नज़र होती है माशी मामलात में, उसके साथ साथ सर आप कालम निगार भी हैं, सियासी तजियाकार भी हैं, ये सारे मुश्किल काम एक वक्त में कैसे कर पाते हैं सर? सदाकत साहब, सियासत वाला मामला तो आपने मुझे मुफ्त में क्रेडिट दे दिया। सियासत तो सीरियसली मेरी समझ में नहीं आती है। मईशत का तालिब इल्म बड़ी पिछले 25-30 साल से रहा हूँ और मेरा ख्याल है मेरा पैशन है इकोनॉमिक्स रियली। वो मैं कह सकता हूँ कि मैं किसी हद तक समझ पाता हूँ। तो मईशत के बारे में सर अगर समझते हैं तो एक बात ये बताइएगा कि मुआशी माहिरीन जो अक्सर गर्दिशी जो कर्जा उसका जिक्र करते हैं, सर आसान लफ्ज़ों में बताइएगा कि ये है क्या, कौन जानना चाहते हैं कि ये क्या है, किस चक्कर में हम फंसे होते हैं? कि अच्छा सवाल उठाया आपने, क्योंकि वो कहते हैं कि आपने अगर कोई मईशत की बिल्डिंग खड़ी करनी है, 100 मंजिला बिल्डिंग है, उसकी जो बुनियाद है वो आपका पावर का सेक्टर है। ये जो गर्दिशी कर्जे की आप बात कर रहे हैं, तो अगर बुनियाद आपकी कमज़ोर होगी तो आप सोचिए कि उसके ऊपर आप मईशत की बिल्डिंग क्या तामीर करेंगे। पावर सेक्टर पाकिस्तान का जो है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा माशी चैलेंज बना हुआ है, और उसमें सिर्फ बिजली नहीं है। अब तो गर्दिशी कर्जा जात जो हैं वो 2-4 और सेक्टर्स में भी फैल गए हैं। यूजुअली हम ये कहते हैं कि बिजली का गर्दिशी कर्जा है। देखिए, इस वक्त कोई 300-350 बिलियन रुपीज़ की सालाना बिजली चोरी हो रही है इस मुल्क के अंदर, ठीक है। 200-250 बिलियन हम महंगी बिजली के जो मुआहदे कर रखे हैं हमने निजी बिजली घरों के साथ, 200-250 बिलियन का वहाँ नुकसान हो जाता है। कोई 150 बिलियन के ऐसे बिल हैं जो वो अपना बिल भेजता है लेकिन उसकी वसूली नहीं होती, जमा नहीं होती। अब अगर आप इन तीनों को जमा कर लें, ये 3 प्रॉब्लम है पावर सेक्टर की, इनको आप जमा कर लें तो 700-750 अरब रुपया सालाना। अब होता यह है कि बिजली घरों ने बना दी, उनको हुकूमत ने पैसे देने हैं, क्योंकि पूरे मुल्क में सिर्फ बायर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान, जितनी भी बिजली बनती है इस मुल्क के अंदर वो हुकूमत पाकिस्तान ख़रीदती है। अब वो जो बिजली घर पैसे मांगते हैं उतने पैसे उनको हुकूमत दे नहीं पाती। जब उनको दे नहीं पाती, उन्होंने तेल ख़रीदना है, ईंधन ख़रीदना है बिजली बनाने के लिए, तो वो जिससे ईंधन ख़रीदते हैं या बिजली ख़रीदते हैं वो उसको पैसे नहीं दे पाते। वो यूजुअली PSO होता है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, जो उनको ईंधन फराहम करता है, उसको पैसे पूरे नहीं मिलते हैं। जब ईंधन फराहम करने वाले को पैसे पूरे नहीं मिलते हैं तो वो ईंधन जो इंपोर्ट करता है मुल्क से बाहर से, क्योंकि तेल तो हमारा 90% मुल्क के बाहर से आता है, वो उसको पैसे नहीं दे पाता। तो ये गर्दिशी कर्जा बनना शुरू हो जाता है। PSO ने पैसे देने हैं ईंधन इंपोर्ट करने वाले को, सही है। निजी बिजली घर ने पैसे देने हैं क्योंकि उसने PSO को पैसे देने हैं, उसको पैसे पूरे नहीं मिल रहे हैं जितनी बिजली उसने बनाई है, क्योंकि बिजली चोरी हो रही है। पैसे पूरे नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आपकी बिलों की वसूली पूरी नहीं हो रही है। तो ये गर्दिशी कर्जा जात बन जाते हैं। अब ये बिजली के सेक्टर में नहीं, अब ये PSO का भी एक गर्दिशी कर्जा खड़ा हो गया। PSO का इस वक्त अंदाज़ा कीजिए कि बिजली के शोबे के अंदर इस वक्त कोई 2500 अरब रुपए का, 2.5 ट्रिलियन रुपीज़, 2500 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा है। उसके अलावा PSO के पास कोई 1000 अरब का गर्दिशी कर्जा खड़ा हो गया। इसी तरह अब गैस का सेक्टर है, जब से हमने LNG तीनों जो हैं ये उसमें एक अलग से गर्दिशी कर्जा खड़ा हो गया। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जो गैस का शोबा है, ये जो सुई सदन हम कहते हैं और सुई नॉर्दर्न कंपनीज चल रही हैं, इनमें लगभग $4 अरब की गैस चोरी हो जाती है साल की। सोचिए कि हम $4 अरब देते हैं LNG ख़रीदने के लिए कतर को, और अपने मुल्क में गैस चोरी हो रही है। तो ये सारे गर्दिशी कर्जाजात हैं, और अगर गर्दिशी कर्जाजात को कंट्रोल कर लिया जाए, इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स मैंने आपको बताई, तो आप सोचिए कि इतना अमीर मुल्क है,
इतने नुकसान करते चला जा रहा है। डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अहम एक पॉइंट हमें बताया है। हम भी देखते आ रहे हैं कि इन दोनों महकमे में ख़ास करके बिजली चोरी और जो गैस चोरी है, इसमें इनके अपने मुलाजमीन मुलव्वस होते हैं। आप और हम जैसे लोग अगर ये बात करें तो हुकूमत इसका नोटिस क्यों नहीं लेती? क्योंकि जो मुलाजमीन है उनका जो शुरू में कोई कोटा था, वो कोटा अपना इस्तेमाल करते हैं, प्लस वो अपने रिश्तेदारों में भी देते हैं और इसी तरह वो फ़रोख्त भी करते हैं। तो इसकी रोकथाम क्यों नहीं मुमकिन? देखिए सदाकत साहब, पहला बुनियादी मसला ये है कि जिस शोबे में भी हुकूमत घुस जाती उस शोबे का हो जाता है बेड़ा गर्क। बिजली के शोबे में हुकूमत क्यों घुसी हुई है? आप सोचिए कि गंदम की कीमत हुकूमत फिक्स करती है, फ्लोर प्राइस आपको देती है। जी बिल्कुल। गन्ने की शोबे के अंदर हुकूमत घुसी हुई है। चीनी की शोबे का बेड़ा गर्क, चीनी महंगी मिलती है, किल्लत हो जाती है। गंदम का बेड़ा गर्क। एक शोबा ऐसा है जिसमें जो चावल है उसमें हुकूमत नहीं है, तो उसका आप सोचिए कि $2-2.5 बिलियन की सालाना एक्सपोर्ट करते हैं। हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सुना कि चावल की किल्लत हो जाए पाकिस्तान के अंदर। जिस शोबे में हुकूमत घुस जाती है उस शोबे का हो जाता है बेड़ा गर्क। अब हुकूमत क्यों सारे मुल्क की बिजली ख़रीदती है और सबको सप्लाई करती है? गैस के शोबे में भी घुसी हुई है। गन्ने का कीमत भी वो फिक्स करती है, गंदम की कीमत भी वही फिक्स कर रही है। तो जिस शोबे से आप हुकूमत को निकालते चले जाएंगे उसमें बेहतरी आएगी। और एक इसका बड़ा ज़बरदस्त एग्जाम्पल जो है वो हमारा ये मोबाइल फ़ोन के अंदर हुकूमत का कोई रोल नहीं है। आप सोचिए कि मोबाइल कंपनियों के जो रेट हैं पाकिस्तान के अंदर, ये दुनिया में सस्ते तरीन है। दुनिया में यहाँ मैं जितनी मर्जी फ़ोन कर लूँ सर, आपका कितना बिल आ जाए? जो इनके टैक्सेस हैं 100% इन्होंने बढ़ा दिया, फिर इसमें गवर्नमेंट क्यों बढ़ा रही है? देखिए अभी मैं आपको ये बता रहा था, आप अपना मोबाइल का बिल देख लें। मैं दिन रात मोबाइल करता रहता हूँ, 2-2.5 हज़ार रुपये से ज़्यादा बिल नहीं आता। मैं यही काम अगर बरतानिया में करूँ या कनाडा में करूँ, आप यकीन कीजिए $150-200 हफ्ते का बिल आता है, हफ्ते का, जो यहाँ पे 5-6 महीने का नहीं आता। यहाँ पे हुकूमत नहीं है, ज़बरदस्त कंपटीशन करवा रखा है कंपनीज का आपस में, उससे टैक्सेस भी ले रहे हैं। जो आपने कहा, उन कंपनियों के ऊपर टैक्सेस भी ले रहे हैं और उनके बावजूद इतनी एफिशिएंट है। तो हुकूमत को निकाल दें और प्राइवेट सेक्टर को दे दें और प्राइवेट सेक्टर को आपस में कंपटीशन करवा दें, सब आपस में लड़ते झगड़ते रहें और कंज्यूमर को बेहतरीन कीमत दें। डॉक्टर साहब, फ़ोन पर भी कोई टैक्सेस हैं, उस पर हम बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, बात हो रही थी टेलीफोन और टैक्सेस की। तो इस वक्त ये जो कंपनियां हैं और जो मोबाइल टेलीफोन है, पीटी ने भी कोई टैक्स बढ़ाए हुए हैं या लगाए हुए हैं, तो कितने टैक्स हैं और किस मद में ये गवर्नमेंट टैक्स ले रही है? देखिए मैं समझता हूँ कि ये मोबाइल फ़ोन और मोबाइल का कंपनियाँ जो हैं, दिस इज़ द फ्यूचर, मुस्तकबिल है। देखिए इतने पाकिस्तानियों का भी अब अपने मोबाइल के ऊपर कारोबार चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें, इतने सारे काम उसके ऊपर किए जा रहे हैं। तो इसको हुकूमत को इनकरेज करना चाहिए। ठीक है, मुल्क के अंदर भी आप फ़ोन बनाएं, लेकिन अंदर बनाने वालों को भी कंपटीशन दें कि बाहर से भी फ़ोन आएंगे, आप भी बनाएं, आपको भी क्वालिटी अपनी बढ़ानी है। देखिए जैसे कारों का शोबा है, इसमें हुकूमत ने लोकल कंपनियां बना रखी हैं। आपको होंडा और सिविक 40-40, 50-50 लाख रुपए की गाड़ी और टेक्नोलॉजी 15 साल पुरानी, और उसकी वजह यह है कि आपने कंपटीशन बंद कर दिया। आप बाहर से कोई कार आती है तो उसके ऊपर बेतहाशा ड्यूटी लगाते हैं, यहाँ पे वो मोनोपोली बना के बैठे हैं और माल बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह कंपटीशन बहुत ज़रूरी है। पिछले 50 साल की माशी तारीख जो है वो बड़ी वाज़े है कि जिन मुल्कों ने तरक्की की है उन्होंने ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस गिरा के की है। आप ओपन कर दें, सारी दुनिया से आपने कारोबार करना है। बिल्कुल सही। अब आप सोचिए कि साल भर पहले जब वो चीनी का बड़ा इशू आ रहा था, चीनी की कीमत भी बढ़ती चली जा रही थी। चीनी का एक कार्टेल है बड़ा स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान के अंदर, मिल मालकान है कोई 80 के करीब। वो इधर से गन्ने की कीमत कंट्रोल कर लेते हैं, चीनी की कीमत कंट्रोल कर लेते हैं, और उससे होता क्या है, आप सोचिए कि वो जिसको हम कहते हैं ट्रांसफरेंस ऑफ वेल्थ, यानी कि आपकी पैसों की मुंतकिली होती है। गरीब की जेब से पैसा निकलता है और अमीर की जेब में पैसा मुंतकिल हो जाता है। इसको तोड़ना बड़ा आसान काम है, इसको तोड़ना निहायत आसान काम है अगर हुकूमत करना चाहे तो।
आज अगर हुकूमत ये कह दे कि भाई जितना दिल चाहता है आप जिस मर्जी मुल्क से चीनी इंपोर्ट कर लें, हम कोई ड्यूटी नहीं लगाएंगे, और आप मिल के मालिक हैं पाकिस्तान में, आपका जितना दिल चाहता है जितनी मर्जी चीनी जिसको मर्जी एक्सपोर्ट कर दें, हम किसी किस्म की सब्सिडी नहीं देंगे, उसका नतीजा क्या होगा? इन दो कवानीन का अगर ये दो हुक्म आ जाएं, इनका नतीजा ये होगा कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों को दुनिया की सस्ती तरीन चीनी मिलेगी। जिस मुल्क में सस्ती तरीन चीनी होगी वो कराची में व्यापारी बैठे हैं, वहाँ से इंपोर्ट करके आपको सप्लाई शुरू कर देंगे। तो कार्टेल को तोड़ने का बड़ा आसान तरीका है, लेकिन यहाँ पे उनके वेस्टेड इंटरेस्ट। डॉक्टर साहब, आपने कहा ये बहुत अहम इशू है और इसको तोड़ना भी चाहिए। यकीनन हमें जो मौजूदा हुकूमत है इस पर यकीन है कि शायद शहबाज शरीफ साहब को ऐसा काम कर पाएँ, लेकिन जो ये शुगर माफिया ये हुकूमत बनाने गिराने में इनका हाथ है और आधे से ज़्यादा लोग जो वो हुकूमत में बैठे होंगे, तो फिर ये कैसे करेगी? जी मुमकिन है वैसे आप समझते हैं? देखिए, एक इदारा है जो कंपटीशन कमीशन कहलाता है पाकिस्तान के अंदर। जो बुनियाद है कैपिटलिज्म की, जो हम कारोबार करते हैं, उसकी बुनियाद ये है कि रेगुलेटरी एजेंसी जिसको कहते हैं, जैसे कंपटीशन कमीशन है, जैसे बिजली के शोबे में नेपरा है, उनका काम यह है कि उन्होंने 22 करोड़ पाकिस्तानियों के मुफादात का ख्याल रखना है और जो मोनोपोली बनाने की कोशिश करें उनको तोड़ना है। इसके कवानीन बड़े स्ट्रांग हैं, लेकिन इनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर आप इन कार्टेल्स को तोड़ दें, आप चीनी के कार्टेल को तोड़ दें, आप कारों का जो कार्टेल बना हुआ उसको तोड़ दें, बिजली का माफिया बहुत बड़ा बन गया पाकिस्तान के अंदर, आप अगर उनको तोड़ दें तो आप सोचिए कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों का फ़ायदा होगा और उन कार्टेल्स को फिर कम्पीट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, लोड शेडिंग से अवाम का तो नुकसान होता है, लेकिन उससे कौमी ख़जाने पे क्या असरात मुरतब होते हैं? उससे कितना फ़ायदा लेती है गवर्नमेंट? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि लोड शेडिंग से किसी का भी फ़ायदा होता। लोड शेडिंग से ना हुकूमत का भी नुकसान है, अवाम का भी नुकसान है। देखिए, इस वक्त प्रॉब्लम जो है 20 से 21 हज़ार मेगावाट इस वक्त बिजली हम बना रहे हैं इस मुल्क के अंदर। जो डिमांड है वो कहते हैं कि तकरीबन 26 हज़ार मेगावाट के करीब है, तो 5-6 हज़ार मेगावाट की शॉर्टेज आ रही। इसका रूल ऑफ थंब कहलाता है कि अगर 1000 मेगावाट की शॉर्टेज है तो समझिए 1 घंटे की लोड शेडिंग। तो यहाँ पे औसतन आप समझिए कि पूरे मुल्क के अक्रॉस कोई 5-6 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। गाँव में ज़्यादा हो रही, शहरों में कम हो रही है। बात यह है कि इस वक्त जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारे पास वो 35,000 मेगावाट की, यानी कि हम ज़ीरो लोड शेडिंग पे जा सकते हैं। जितनी मुल्क को ज़रूरत है बिजली की, उससे ज़्यादा बिजली बनाने की कैपेसिटी मौजूद है, लेकिन हम वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, बना नहीं पा रहे। तो फिर वो तो गवर्नेंस का इशू आ गया, मिसमैनेजमेंट का इशू आ गया। इस वक्त मामला ये है कि ये जो बड़े बड़े खसारे हो रहे हैं बिजली चोरी की शक्ल में, महंगी बिजली की शक्ल में, बिल ना वसूल करने की शक्ल में, ये रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, पैसा ख़त्म हो जाता है। इस वक्त सिर्फ मामला पैसे की मैनेजमेंट का है, वरना लोड शेडिंग इस मुल्क में नहीं होनी चाहिए। ये बताइएगा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में टेक्सटाइल मुल्क को फ़रोग मिला और कहा जाता है कि बहुत सारा बैरूनी ममालिक में जो पाकिस्तानी कपड़े की जो है डिमांड बढ़ी और उससे बहुत ज़्यादा, तो कोई ऐसी बात है आपने देखा कभी? देखिए, एक्सपोर्ट्स में इजाफ़ा हुआ है, हम तकरीबन 31 अरब डॉलर पे पहुंच गए, लेकिन तारीख़ी तौर पे अगर आप देखें 7 या 8 साल पहले हमने 31 अरब डॉलर की एक लिमिट हिट की थी, इससे ज़्यादा की थी। तकरीबन उसी के लेवल पे 7-8 साल लगे हमें पहुंचने में। 7-8 साल पहले बांग्लादेश की एक्सपोर्ट जो हैं वो हमसे कम हुआ करती थी। हम 31 अरब पे थे, वो तकरीबन 26-27 अरब पे थे। पिछले 6-7 सालों में वो पहुंच गए हैं 40-45 अरब पे, और हम वहीं पे खड़े हैं जहाँ 6-7 साल पहले खड़े थे। तो हमारा एक्सपोर्ट का शोबा तो रियली इन इफेक्ट पीटीआई की हुकूमत के दौरान उसमें इजाफा हुआ, लेकिन वो टारगेट हम फिर वहाँ पे पहुँचे जो 6-7 साल पहले जहाँ पे हम बैठे थे। तो एक्सपोर्ट में ऐसा कोई इजाफा नहीं हुआ। सर, इसमें आप क्या समझते हैं, वजह क्या बनी? रिलीफ पैकेजेस दिए इन्होंने या कोई और वजह हुई सर? देखिए, ये बड़े सोचने की बात है कि इंपोर्ट तो हम कर डालते हैं 70, 71, 75 अरब की शायद इस साल इंपोर्ट आपके सामने आ जाए। पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख़ में इतनी बड़ी इंपोर्ट हमने कभी नहीं की। और एक्सपोर्ट पे हम फंसे हुए हैं 30 और 31 अरब पे।
अब आप सोचिए जो मुल्क 70-75 अरब की इंपोर्ट करता है, 30-31 अरब से ऊपर उसकी एक्सपोर्ट नहीं जाती, 40-45 अरब डॉलर का सालाना तिजारती खसारा। मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान नहीं का देखा। इतना बड़ा नहीं तिजारती खसारा नहीं देखा। देखा। फिर हम कहते हैं कि जी हमारे रुपए की कीमत क्यों गिर रही है, तो नेचुरली गिरेगी अगर आप इतना बड़ा तिजारती खसारा कर रहे हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि एक तो जो ट्रेड बैरियर्स हैं, जैसे आपने कहा कि टेलीफोनों के ऊपर हमने लगा दी है कि उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है और कंपटीशन नहीं होने दे। एक तो ट्रेड बैरियर्स कम्प्लीटली ख़त्म करने होंगे, और दूसरा जितने कार्टेल्स मुल्क के अंदर बने हुए हैं उन सब को तोड़े बग़ैर मामला आगे नहीं बढ़ता। फिर सदाकत साहब एक बहुत ही बुनियादी नुक्ता हमेशा भूल जाते हैं अमूमन, सियासत और मईशत का एक बड़ा गहरा ताल्लुक़। बिल्कुल सही है। अब इस वक्त दो बयानिए चल रहे हैं मुल्क के अंदर। एक बयानिया है मईशत को बेहतर करने का, दूसरा बयानिया चल रहा है खाना जंगी का। इमरान खान साहब पीटीआई की आला तरीन क़यादत वो खाना जंगी का बयानिया लेके मुल्क में फैला रही है। अब मेरे नज़दीक ये दोनों बयानिए जो हैं, मईशत की बेहतरी का बयानिया और खाना जंगी का बयानिया, ये दोनों इकट्ठे एक ही मुल्क के अंदर ज़िंदा नहीं रह सकते। दोनों में से एक को दफन करना ज़रूरी होगा। अब ये पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान में रहने वाले, उन्होंने फ़ैसला करना है कि किस बयानियों को दफनाना है। अगर आपने खाना जंगी के बयानियों को दफनाना है या आपने मईशत की बेहतरी के बयानियों को दफनाना है। डॉक्टर साहब, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे मज़ीद बात करें, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। जी, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो मौजूदा हुकूमत ने इम्पोर्टेड चीज़ों पे पाबंदी लगाई है, उससे कितना फ़ायदा हम हासिल कर सकेंगे, उसके क्या असरात मुरतब होंगे, और ग्रोथ रेट की क्या पोजीशन है? बताया जाता है कि ग्रोथ रेट जो हमारा उसमें कमी, जो कि मिफ्ता इस्माइल ने भी इस पर कोई ख़ास बात नहीं की, तो क्या हमारा जो ग्रोथ रेट है वो इस वक्त मुस्तहकम है, उसकी क्या पोजीशन है? ये सदाकत साहब बड़े सारे सवाल इकट्ठे कर डाले आपने। पहली बात तो ये है कि आप देखिए अप्रैल की 11 तारीख को सर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ उठाया वजारत उज़्मा का। उस दिन स्टेट बैंक हमें बता रहा था कि स्टेट बैंक के ख़जाने में 10 अरब डॉलर पड़ा। अब 10 अरब डॉलर का मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास 5 या 6 हफ्ते की इंपोर्ट के पैसे हैं। आप सोचिए कि इतना बड़ा मुल्क, 22 करोड़ की आवाम, और आपके पास पैसे रह जाते हैं 5 या 6 हफ्ते से ज़्यादा की इंपोर्ट के पैसे नहीं है। इतना ख़तरनाक मामला था। उस वक्त जो आलमी मंडियां हैं वहाँ पे पाकिस्तान के बॉन्ड्स गिर रहे थे, रुपया बड़ी तेज़ी से, आपको याद है, गिर रहा था, स्टॉक मार्केट गिर रही थी। तो अंदिया ये दिया जा रहा था, जो आलमी मंडियां हैं वो ये सोच रही थी कि पाकिस्तान जा रहा है एक और श्रीलंका बनने, मुझे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने चला है। बहुत ही मुश्किल वक्त था वो हुकूमत वक्त के लिए। मई की 27 तारीख को अगर आप वही चीज़ें, वही मार्केट्स वापस से देखें तो स्टॉक मार्केट बेहतर होना शुरू हो गई थी, रुपया दोबारा से डॉलर के सामने चढ़ने लगा, आलमी मंडियों में जो हमारे बॉन्ड्स बिक रहे हैं वो बेहतर होना शुरू हो गए। तो एक टर्न अराउंड मैंने सोचा, देखा है कि एक यू टर्न नज़र आया। अब पैगाम ये आ रहा था कि जी पाकिस्तान शायद डिफ़ॉल्ट से बच गया है। अप्रैल की 11 तारीख को ये पैगाम आ रहा था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट में जाने लगा है। तो 46 दिनों के अंदर मई की 27 तारीख को आप देखिए कि मामलात कुछ बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो चुके थे। तो ये लग रहा ये है कि मईशत कुछ मुस्तहकम होने लगी है, लेकिन अभी भी ख़तरे जो हैं, ख़तरात जो हैं बदस्तूर कायम है। वो आप सोचिए कि बजटरी खसारा जो है, जो पीटीआई की हुकूमत छोड़ के जा रही है, वो तकरीबन 5000 अरब रुपए का, वो पाकिस्तान की माशी तारीख का बुलंद तरीन खसारा है। बिल्कुल ऐसे। तिजारती खसारे की हमने बात की, बुलंद तरीन खसारा है। ये दो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं और ये चैलेंजेस अभी भी कायम व दायम है। 193 ममालिक हैं यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स सदाकत साहब, उसमें से सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जो महंगा तेल ख़रीद रहा है आलमी मंडी से और अपने मुल्क के अंदर सस्ता बेच रहा है, और वो है पाकिस्तान।
कोई भी दुनिया का मुल्क ये नहीं कर सकता कि महंगा तेल लेता चला जाए और मुल्क के अंदर सस्ता बेचता जाए। ठीक है। तो अभी पेट्रोल जो है मेरे हिसाब से 30 से 40 रुपए फ़ी लीटर मज़ीद बढ़ाना पड़ेगा। डीज़ल की बड़ी कमी है आलमी मंडी में, और डीज़ल की कीमत में मेरा ख्याल है 50 से 60 रुपए मज़ीद इजाफा करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अगर हम रशिया से ले लेते तो उससे फ़र्क पड़ता सर? देखिए, ये बहुत ही बड़ी एक मन घड़त कहानी सामने रखी गई। रूस का तेल ऐसा है जो पाकिस्तान की कोई भी रिफाइनरी रिफाइन नहीं करेगी। हमने खाम तेल तो आप अपनी गाड़ी में या टैक्सी में या बस में नहीं डाल सकते। आपने पेट्रोल और डीजल डालना है, उसको हम रिफाइन इस मुल्क के अंदर नहीं कर सकते हैं। दूसरा बहुत बड़ा इशू ये है कि रूस कहता है कि मैं अपना तेल सिर्फ रूबल्स में बेचूंगा। हमारे ख़जाने में तो कोई रूबल्स नहीं पड़े हुए हैं जिससे हम वो तेल ख़रीद पाएँ। तीसरा इशू ये है कि रूस का तेल तो तारीख़ी तौर पे डिस्काउंट पे बिकता था। तारीख़ी तौर पे डिस्काउंट पे बिकता है कि उसका सल्फ़र कंटेंट बहुत हाई है। उस तेल के अंदर जो सल्फ़र है वो 1.82% तक चला जाता है। वो यूक्रेन की जंग से पहले भी $10-15 का डिस्काउंट मिलता था, उस वक्त भी कोई नहीं ख़रीदता था। अब वो $20 से $25 डिस्काउंट पे चला गया है। इंडिया ने कुछ तेल ख़रीदा है और उसकी वजह बहुत थोड़ा सा ख़रीदा है, कोई 2 से 3% उसकी टोटल रिक्वायरमेंट जो है वो उसने रूसी तेल ख़रीदा है। और वो भी इसलिए ख़रीदा है कि एक रूस की बहुत बड़ी तेल की कंपनी है जो रोज़नेफ्ट कहलाती है, उसने अपनी एक रिफ़ाइनरी इंडिया में खोल रखी है जो इस काबिल है जो रूस का तेल को रिफ़ाइन कर सके। इस वक्त कोई 70% रूस का तेल जो है वो उसके ऊपर कोई बिड नहीं आ रहा, वो पड़ा हुआ है, वो समुंदर में शिपों में भरा हुआ है और उसको खरीदने वाला नहीं। तो पाकिस्तान के लिए ना तो कोई इस किस्म का हमारा एग्रीमेंट था उनके साथ। एक ख़त ज़रूर लिखा गया था मिनिस्ट्री पेट्रोलियम की तरफ से, सिर्फ एक ख़त, उससे हम कोई जवाब नहीं हासिल कर सकते। जैसे खान साहब कह रहे थे उससे हमें कोई, देखिए वो सियासी बयानिया है, वो सियासी बयानिया है, उसके पीछे माशी हकीकत कोई नहीं। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है सर, बजट आने वाला है, आप जो आमदा बजट है इसको किस नज़र में देख रहे हैं? कौन कौन सी ऐसी अशियाँ हैं जिन पे मज़ीद टैक्स लगेंगे, कितनी महंगाई बढ़ेगी और उससे जो गरीब आवाम है उसका कैसे सामना करेगी? देखिए, बजट आसान तरीन लफ्ज़ में होता क्या है? बजट ये है कि हुकूमत की आमदन क्या होगी, बजट ये है कि हुकूमत के अखराजात क्या होंगे। हुकूमत की आमदन के ऊपर तकरीबन इत्तफाक हो गया है हुकूमत का और IMF का। वो चले हैं कि हुकूमत के टैक्सेस तकरीबन 7.2 खरब रुपए के, 7.2 ट्रिलियन रुपीज़ के, 7,200 अरब रुपए के तकरीबन टैक्सेस होंगे, और मेरा ख्याल है कि 10 से 11,000 अरब के अखराजात सामने आएंगे। IMF का कहना ये है, देखिए IMF की सुपरविजन में ये बजट बनाना होगा। अगर हम IMF के पैकेज का हिस्सा बनते हैं तो हिकमत अमली जो है बजट की ये IMF से अप्रूव करवानी। सर उससे अगर हम करवाएंगे फिर तो बहुत मुश्किल होगा, फिर तो आम आदमी के लिए। देखिए, आपकी और मेरी और मुल्क की कनपट्टी पे किसी ने बंदूक नहीं रखी कि आप IMF के पास जाएं। हम अपनी कोताहियों की वजह से उसके पास जाते हैं, हम अपनी माशी पॉलिसीज़ के फुकदान की वजह से या उनमें गलतियों की वजह से हम IMF के पास जाते हैं। अगर इस मुल्क की मईशत को किसी ने सीधी सिमत पे चलाना है तो वो IMF की जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी और मेरी जो सियासी क़यादत है वो उसकी ज़िम्मेदारी है। IMF किसी भी मुल्क को, उसकी 75-80 साल की तारीख़ है, उसने कभी भी किसी बीमार मईशत को तंदुरुस्त और तवाना नहीं किया। उससे किसी किस्म की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। ये काम आपने, मैंने और हमारी सियासी क़यादत ने करना। डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि जो मौजूदा आमदा बजट है उसमें पेंशनों और तनख्वाहों में इजाफा होगा? अगर होगा तो फिर तो हम मज़ीद मुश्किलात का शिकार होंगे। देखिए, बजट बनाना हुकूमत के लिए बड़ी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज होगी। इस वक्त बड़ा मुश्किल बजट हमारे सामने आने वाला है। सिर्फ जो इसमें अच्छी ख़बर सदाकत साहब नज़र ये आती है कि तारीख़ी तौर पे जब PMLN की हुकूमत आती है तो हमने देखा है कि जो मईशत के पहिए की रफ्तार है वो कुछ तेज़ हो जाती, और उसके नतीजे में जो औसतन आमदन है पाकिस्तानियों की, आपकी और मेरी, वो कुछ बेहतर होने लगती है। तो महंगाई तो मज़ीद आएगी, हुकूमत के कंट्रोल में नहीं होगी, लेकिन उस महंगाई को बर्दाश्त करने की क़ुव्वत
क़ुव्वत बर्दाश्त हमारी शायद PMLN की हुकूमत के अंदर बेहतर हो जाए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। जैसे आप फरमा रहे थे, डॉक्टर साहब से हमारी बहुत अहम मुआशी सूरत हाल पर बात हुई और इनका कहना यह है कि महंगाई मज़ीद आएगी और जो अवाम है उसके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए। यकीनन ये एक मुश्किल फ़ेल है, मुश्किल अमल है, लेकिन इस महंगाई का हमें सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।